प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट साहित्य दर्पण में। तो फ्रेंड्स, जैसे कि पता है आपको कि इस चैनल के माध्यम से हम एंटी नेट जेआरएफ की तैयारी करते हैं और साथ ही साथ ये परीक्षोपयोगी उन परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी हैं जो टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी प्रवक्ता या उत्तराखंड लोक सेवा आयोग या फिर आरपीएससी देना चाहते हैं। तो ये सभी क्लासेस उनके लिए बहुत उपयोगी हैं। आज हम बात करेंगे यूजीसी नेट के इकाई 5 में लगा हुआ टॉपिक है धूमिलकृत। ये टॉपिक है, एक कविता है, रोटी और संसद, है ना। आपको अवगत कराना चाहूँगी कि धूमिल की 4 कविताएं हमारे पाठ्यक्रम में लगी हुई हैं। नक्सलबाड़ी है, मोचीराम है, अकाल दर्शन है और रोटी और संसद है। ठीक है, ये जो कविताएं हैं फ्रेंड्स, तो ये काव्य संग्रह संसद से सड़क तक जिसका प्रकाशन 1972 में हुआ है, इस काव्य संग्रह में है। तो तीनों जो नक्सलबाड़ी, मोचीराम और अकाल दर्शन, ये संसद से सड़क तक में ही संग्रहित हैं। रोटी और संसद जो है जिसका जिक्र हम यहाँ कविता के माध्यम से करने वाले हैं, इसका हम भावार्थ पढ़ेंगे। ठीक है, भावार्थ पढ़ेंगे क्योंकि इसका भावार्थ समझना, मतलब धूमिल की सभी कविताओं का भावार्थ हम देखेंगे, पर आज केवल हम यहाँ रोटी और संसद को देखने वाले हैं। रोटी और संसद जो है वो कल सुनना मुझे 1977 में प्रकाशित हुई थी। तो इसमें है। ठीक है, इसका जिक्र इसके अंदर हुआ है। अब थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि इनकी जो पहली कविता है, ठीक है, इनकी एक कविता आती है अकाल दर्शन। ठीक है, अकाल दर्शन है तो जिसमें जिक्र हुआ है 1966 में बिहार और उड़िया में पड़े भीषण अकाल की बात हुई है। ठीक है, तो ये आप याद रखना। इसके बाद इनकी एक और कविता आती है नक्सलबाड़ी है, और नक्सलबाड़ी जो है में दिखाया गया है कि 1966 और 67 में जो उत्तर प्रदेश, बिहार और आंध्र प्रदेश में नक्सलबाड़ी आंदोलन का प्रसार हुआ था। तो इस आंदोलन में जो सभी की सोच में परिवर्तन करने का काम किया था किसने? धूमिल ने। ठीक है, धूमिल ने नक्सलबाड़ी आंदोलन का पर्याप्त समर्थन किया। धूमिल के काव्य में तत्कालीन राजनीति के प्रति काफ़ी असंतोष देखने को मिलता है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि इसके फलस्वरूप ही उन्होंने इस कविताओं के माध्यम से इसका समर्थन तो किया ही, साथ ही उनके पक्ष में भी, नक्सलबाड़ी के पक्ष में लोगों को भी खड़ा करना चाहा है धूमिल ने, है ना। तो इसका भी हम जिक्र करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आएगी तो उसमें हम जिक्र करेंगे। हम बात कर लेते हैं मोचीराम, इनकी जो कविता लगी हुई है। तो मोचीराम में क्या बात हुई है? तो फ्रेंड्स, मोचीराम कविता जो है तो मोची के माध्यम से धूमिल एक साथ समाज की कई बुराइयों पर चोट करते हैं। ठीक है, एक ओर तो वे जाति और वर्ण व्यवस्था पर चोट करते हैं, तो वहीं पर दूसरी ओर कविता के जुड़े झूठे आत्मगौरव के दिखावे की भी बात करते हैं। ठीक है, ये समाज के एक निचले स्तर में व्यक्ति के में जो उहापोह चल रहा है, जो व्यक्ति के अंदर संशयात्मक, भ्रमात्मक जो लगे हुए हैं कि कौन सा ऊंच नीच, भेदभाव, तो वह अपने आप से जो सवाल जवाब करता है एक सीधा साधा मध्यमवर्गीय परिवार, तो उसी की बात करते हैं मोचीराम में, क्योंकि वो कभी कभी अपने पेशे को भी कोसता है कि हमने क्या काम कर रहे हैं। तो कभी वह अपनी जाति को कोसता है ना, तो कभी वो अपने वर्ग को नफरत की नज़रों से देखता है, तो कभी अपनी व्यवस्था पर तरस उसको आता है। ठीक है, तो इन सब का जिक्र इन्होंने मोचीराम कविता के माध्यम से इन्होंने किया है, धूमिल जी ने। ठीक है, तो ये क्या है कि ये जो मतलब राजनीतिक सामाजिक परिवेश का दृश्य जो इसमें देखने को मिलता है, तो ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। हम बात करने वाले हैं रोटी और संसद की। तो रोटी और संसद, इस कविता में धूमिल ने रोटी की समस्या पर अपनी चिंता प्रकट की है। ठीक है, रोटी की समस्या पर चिंता प्रकट करते हुए कहते हैं कि ये बताते हैं कि स्वतंत्र भारत में जो प्रमुख समस्या थी वो गरीबी की समस्या थी। इस गरीबी के कारण सामाजिक विषमता बढ़ती गई, गरीब और अधिक गरीब होता गया और पूंजीपति जो वर्ग था वो सत्ता और शासन की बागडोर अपने हाथ में लेके गरीबों की रोटी को छीनता गया। इसी कारण आदमी, जो आम आदमी है, रोटी के लिए तड़पता है, और गरीबों की रोटी छीनने वाला जो वर्ग है वो तीसरा आदमी, तो उसी की बात ये करते हैं यहाँ पर। तो उसी के तीसरे आदमी की तलाश कवि कहते हैं कि रोटी और संसद, एक छोटी सी कविता ये इन्होंने लिखी है। लिखते हुए बताते हैं कि एक आदमी रोटी बेलता है,
तो ये कहते हैं कि एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है, वह सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूँ यह तीसरा आदमी कौन है, मेरे देश की संसद मौन है। जब इसका हम भावार्थ पढ़ें तो इसमें जो हम देखते हैं तो धूमिल कहते हैं कि हमारे सामने एक चित्र खड़ा करना चाहते हैं धूमिल जी, कि एक आदमी है जो कि रोटी बेलता है, मतलब वह रोटी की जुगाड़ में कड़ी मेहनत करता है। ध्यान से समझिएगा, रोटी बेलने का काम है कि रोटी की जुगाड़ में कड़ी मेहनत करता है। और एक आदमी जो रोटी खाता है, परंतु ऐसा एक तीसरा आदमी है जो न रोटी बेलता है न रोटी को खाता है, वह तो सिर्फ रोटी से खेलता है। कब इसी तीसरे आदमी की पहचान के लिए प्रश्न करते हैं कि यह जो तीसरा आदमी है तो कौन है, परंतु इसका उत्तर हमारी सर्वोच्च संसद नहीं दे पाती। यह तीसरा आदमी सत्ताधारी पूंजीपति या अफसरशाही लोग भी हो सकते हैं। ऐसा मतलब ये कहते हैं, इस कटाक्ष करते हैं कविता के माध्यम से कि जो तीसरा आदमी है वो कौन है, सत्ताधारी है, जो पूंजीपति हैं, जो अफसरशाही लोग हैं, ये वही हो सकते हैं जिसने आम जनता की रोटी छीनी है, जिसकी मेहनत एवं खून तक चूसा है। आम आदमी की मेहनत पर ऐसो आराम करते हैं, ऐसो आराम की ज़िंदगी जीने वाले के प्रति ये मतलब ये कवि जो है वो आक्रोश भरा सवाल करते हैं कि तीसरा आदमी कौन है। तब तक इस तीसरे आदमी के बारे में संसद उत्तर नहीं देती, जब मतलब तब तक कहते हैं जब तक संसद उत्तर ये तीसरे आदमी के बारे में नहीं देगी तब तक ये हमारे देश की समस्या, हमारे देश की भूखमरी की जो समस्या है इसका हल नहीं निकलेगा। ठीक है, तो मतलब ये अपनी भाषा के माध्यम से बहुत बड़ी बात स्पष्ट करते हैं। तो यहाँ पर कवि ने तीसरे आदमी का जो प्रश्न किया है, तो याद रखना अपने तीसरे आदमी का जो ये प्रश्न रखते हैं तो वो कौन है, वो तीसरा आदमी सत्ताधारी पूंजीपति अफसरशाही लोग हैं। ठीक है, और इसमें यदि भाषा की बात करें तो आम बोलचाल की भाषा है। और इम्पॉर्टेंट है कि ये जो कविता है वो किस में संकलित है, तो कल सुनना मुझे काव्य संग्रह में संकलित है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपके डाउट क्लियर होंगे, क्योंकि ये कविता काफ़ी छोटी है। अब हम आगे जो कविता है इन्हीं का नक्सलवाड़ी, ठीक है, मोचीराम की भी बात करेंगे। तो वीडियो कैसी लगी लाइक और कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएँ। और तब तक धन्यवाद, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।